हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल मैथ्स विद रजनी। और हम लोग कर रहे थे स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स 2024 का पेपर सेट 31-1। सेक्शन ए और सेक्शन बी ऑलरेडी हैज बीन डन एंड अपलोडेड। आप लोगों ने देख लिए होंगे, नहीं तो जरूर देखिएगा। यू हैव द डिस्क्रिप्शन, यू हैव द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो। सो नाउ टुडे आई बी डूइंग हमारा सेक्शन सी, उसी पेपर का। लेट्स गो। सो दिस इज योर सेक्शन सी। इसमें अगेन आपके 6 क्वेश्चंस हैं एंड देयर आर having 3 marks each. तो let's go with it. Okay. So first question आपका 26 ए पार्ट चॉइस में है। ये क्वेश्चन ए और बी पार्ट दो क्वेश्चन आपके पास चॉइस है, whichever you want to do. So this is given that you have to find the ratio in which this point divides this line segment joining these 2 points. Also you have to find out the value of y. All right, so here we go with it. हमारे पास 2 points हैं. This is the first and this is the second point. Let this point be A, which is given by 1, 2, and this point be B, which is given by 2, 3. And now you are having a point, this 8/5, y, which is dividing this line in particular ratio. You have to find out that ratio. तो ऐसे क्वेश्चंस को करने के लिए हम सबसे पहले क्या करते हैं, हम लेते हैं सपोज ये p:1 की रेशियो में डिवाइड हो रहा है. लेट दिस पॉइंट बी c. सो लेट c पॉइंट डिवाइड ab इन रेशियो p:1. सो अगर ये p:1 है तो हमारे पास यहाँ पर x कोऑर्डिनेट मालूम है. यू नो द फॉर्मूला फॉर दिस डिस्टेंस फॉर्मूला, सॉरी सेक्शन फॉर्मूला आपको मालूम होगा. द x कोऑर्डिनेट इज गिवन बाय m into x1 plus n into x2. और एक मिनट, अगर मैं इसको x2 और y2 ले लेती हूँ और अगर मैं इसको x1 y1 मान लेते हैं और ये m:n की रेशियो में डिवाइड हो रहा है, सो दिस इज गिवन बाय m into x2 n into x1 divided by m plus n, and the y is given by m into y2 plus n into y1 divided by m plus n. So ये है आपके x और y कोऑर्डिनेट्स. अकॉर्डिंग टू दिस 8/5 is equal to p into 2 plus 1 into 1 upon p plus 1. Now ये आपको दे देगा 8 क्रॉस मल्टीप्लीकेशन into p plus 1 is equal to 2p plus 1 into 5. 8p plus 8 is equal to 10p plus 5 minus 2p is equal to minus 3, और p आपका होगा 3/2. So this is your p which came out to be 3/2. So line is divided in which ratio? P is to 1, right? Which means 3/2 is to 1. But this is divided in the ratio 3:2. So that means this is, here will be 3 and here will be 2. Now let's make that this line once again. यहाँ पर आपका A था, यहाँ पर आपका B था और यहाँ पर आपका बीच में C था, which was having your coordinates like A के coordinates 1, 2, B के coordinates 2, 3 और C के coordinates 8/5, y. ओके, यहाँ पर ये डिवाइड हो रहा है 3:2 की रेशियो में. ऑल्सो यू हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ y. तो अभी तक आधा क्वेश्चन आपका हो गया था, आधा क्वेश्चन हम अब करेंगे. यू हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ दिस y. ओके, सेम आप ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे आपके डिस्टेंस सेक्शन फॉर्मूला का. सो दिस विल बी इक्वल टू 3 into 3 plus 2 into 2 divided by 3 plus 2 is equal to y. यानी कि आपके पास y आ जाएगा 13/5. So this is the value of y. आपके पास आपके दो आंसर्स आ गए हैं. The very first one was this. एक मिनट, फर्स्ट वन आपका क्या था? यस, तो रेशियो आपकी थी 3:2 और y की वैल्यू 13/5. होप यू आर क्लियर विद दिस. तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं जल्दी से आपके. ओके,
So now this is your next question. यहाँ पे दिया गया है that ABCD is a rectangle formed by these points ABCD and PQRS are the midpoints on the sides AB, BC, CD or DA respectively. You have to show that the diagonals of the quadrilateral PQRS bisect each other. तो चलो ओके यहाँ पर पहले एक ट्राइंगल बना लेते हैं. नहीं क्या रेक्टेंगल है. ओके लेट्स मेक दिस एंड चलो एक रेक्टेंगल बना. उसके बाद आपको क्या निकालना था. इसमें आपको दिए हुए हैं कि पी क्यू इज द मिड पॉइंट. लेट्स नेम दिस. दिस इज ए बी सी और डी. पी क्यू इसका मिड पॉइंट है. पी क्यू आर और एस. नाउ आपको दिया हुआ है चलो यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करते हैं यहाँ तक. गिव मी अ मिनट. सो यहाँ से एक लाइन ड्रॉ की यहाँ तक एंड यहाँ से एक लाइन ड्रॉ की फ्रॉम ए टू सी. अब आपको प्रूव क्या करना है. यू हैव टू प्रूव दैट यू हैव टू शो दैट द डायगोनल्स you have to show that the diagonals of the quadrilateral PQRS. ओके वेट एक मिनट. ये डायगोनल्स नहीं बनाने थे. PQRS के डायगोनल्स. तो यानी कि आपको पहले PQRS इनको जोड़ना है. अब इसके जो डायगोनल्स हैं आपको ये शो करना है कि इसके PQRS के जो डायगोनल्स हैं दे बाइसेक्ट ईच अदर. आपको ये प्रूव करना है कि PR बाइसेक्ट्स QS and QS बाइसेक्ट्स PR. ये दोनों आपस में बाइसेक्ट करें. अब एक चीज ये देखो कि कोई भी चीज बाइसेक्ट कर रही है तो इसका मतलब क्या होगा. अगर कोई भी चीज बाइसेक्ट कर रही है तो इसका मतलब उन दोनों के मिड पॉइंट जो हैं वो सेम रहेंगे. दैट मीन्स इन दोनों का ये जो मिड पॉइंट आएगा. अगर मैं PR का मिड पॉइंट निकाल लेती हूँ और QS का मिड पॉइंट निकाल लेती हूँ. अगर ये दोनों मिड पॉइंट जो है वो सेम जगह पर आ जाएंगे तो ये बाइसेक्ट कर रहे हैं. ओके चलो अभी मिड पॉइंट निकाले कैसे. मुझे PQRS कुछ नहीं मालूम बट मुझे दिया क्या गया है वो लिख लेते हैं. यू आर गिवन कि A जो है वो -1 है. B है -1 6. C है 3,6 और D है 3 - 1. ये आपके कोऑर्डिनेट्स. अब आपको दिया गया है कि P इज you are given P is midpoint on AB. अगर P AB पर मिड पॉइंट है तो इसका मतलब क्या हो जाएगा. P के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे. P के कोऑर्डिनेट्स will be given by -1 -1/2 -1 + 6/2. So P will be given by -1 और 5/2. ओके ऐसे ही आपका Q जो है वो मिड पॉइंट इज मिड पॉइंट ऑन BC. तो Q जो है दिस विल बी गिवन बाय -1 + 3/2 6 + 6/2. तो Q जो है वो आपका रहेगा 1,6. Now similarly let's go to find your R. R is midpoint on CD. So R will be given by R will be given by R के कोऑर्डिनेट्स रहेंगे 3 + 3/2 -1 + 6/2. So R will be given by 3 and 5/2. Similarly आपके पास S जो है वो मिड पॉइंट है AD का. तो S will be given by -1 + 3/2 and -1 - 1/2. S will be given by 1 and -1. So आपके पास अभी कोऑर्डिनेट्स आ गए हमारे पास सबके. P के कोऑर्डिनेट्स मेरे पास I -1 और ये Q के कोऑर्डिनेट्स 1 and 6. R के 3 5/2 और S के हैं 1 -
1। ये कोऑर्डिनेट्स हैं इन सबके। ओके, नाउ अब आते अपने असली क्वेश्चन पे। ये सब कुछ तो हमें दिया हुआ था, हमने निकाल लिया। नाउ व्हाट डू वी हैव टू डू, सी आपको यस, नाउ यू हैव टू प्रूव दैट PR and QS bisect each other। तो इसके प्रूफ पे चलते हैं। सबसे पहले पी आर क्या है, पी ये वाला पॉइंट था, आर ये वाला पॉइंट है। सो पी इज हैविंग द कोऑर्डिनेट्स -1 5/2 और आर के कोऑर्डिनेट्स हैं 3 और 5/2। मिड पॉइंट ऑफ पी आर कितना रहेगा, दैट विल बी -1 + 3/2 और 5/2 so this will be equal to 1 and 5/2। ओके, ऐसे ही मिड पॉइंट ऑफ QS ये Q था आपका और ये आपका S था। सो दिस विल बी गिवन बाय 1 + 1/2 and 6 - 1/2 which will be given by 1 and 5/2। सो लुक, दोनों के मिड पॉइंट सेम आ गए ना। दोनों के मिड पॉइंट सेम आ गए, इसका मतलब क्या है कि दोनों एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहे हैं। करेक्ट, लेट्स गो। सो since PR and QS have same midpoint, thus they bisect each other। ठीक है, डन, all clear। Let's go to the next question now। Okay, so this is your next question। It says you in a teacher's workshop, the number of teachers who are teaching French, Hindi, English are 48, 80 and 144 respectively। Find the minimum number of rooms required if in each room same number of teachers are seated and all of them are of the same subject। Now pay attention over here। आपको दिया हुआ है कि आपके पास कुछ टीचर्स हैं फ्रेंच के, हिंदी के और इंग्लिश के। फ्रेंच के कितने टीचर्स हैं? 48, you are having 80 Hindi teachers and 144 English के teachers। मिनिमम नंबर ऑफ रूम्स चाहिए ताकि हर एक रूम में सेम नंबर ऑफ टीचर हो, और दूसरी बात क्या सेम होनी चाहिए कि सब्जेक्ट उनका सेम होना चाहिए। ठीक है, इसके लिए सोचो आपके पास कितने ऐसे रूम्स हों, कितने ऐसे रूम्स हों जिसमें अगर इसमें एक्स टीचर्स हैं तो इसमें भी एक्स, इसमें भी एक्स, इसमें भी एक्स, इसमें भी, सब में एक्स टीचर्स हों और वो सेम सब्जेक्ट के भी हों। यानी कि दो, आप कुछ फ्रेंच और कुछ हिंदी के टीचर्स को इकट्ठा करके नहीं बैठा सकते हो, या हिंदी और इंग्लिश के टीचर्स को, या हिंदी और फ्रेंच के हिंदी और सॉरी हिंदी और इंग्लिश के टीचर्स को इकट्ठा नहीं बिठा सकते हो। ओके, फॉर दैट व्हाट यू हैव टू डू, हमें निकालना पड़ेगा इसका HCF। सो सबसे पहले हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालेंगे हिंदी के टीचर्स, फ्रेंच के टीचर्स, हिंदी के टीचर्स और इंग्लिश के टीचर्स का। इनका हम निकालते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, क्योंकि उतना जितना कॉमन फैक्टर है उतने टीचर्स को हम एक एक रूम में डालते जाएंगे फिर। ओके, तो 48 टास्क है, नंबर्स बड़े हैं। 48 है, 80 है, 144 है। और सबसे पहले तो ये एक्चुअली आई गो विथ 4 ओनली, क्योंकि 2 पे भी जा रहा है, 4 पे जा रहा है, तो 2 2 ज़ा 4 एंड डूइंग विथ 4। यू कैन डू इट। 12 हो गया, 20 हो गया और ये हो गया 36। ये फिर जाएगा 4 पे, ये 3 और ये 5 और ये 9। अब 3 पे 1 5 और 3। तो इसका सॉरी ये तो एलसीएम के, राइट, ओके ओके, डोंट 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 डोंट, ये तो मैं एलसीएम निकालने लगी हूँ। आई हैव टू फाइंड आउट द HCF। सो HCF के लिए 48 के फैक्टर्स क्या होंगे? 48 इज 2 into 2 24 12 this and 16 3। ओके, सो ये है इसके फैक्टर्स 48 के। ऐसे ही 80 के फैक्टर्स क्या है? 2 2 2, this is 8 this and 5, so this is equal to 2 raised to power 4 into 5।
And next you have 144. 144 actually, this is 12 square. So 12 होता है आपका 2 into 2 into 3, है ना? एक मिनट, yes. So into 2 into 2 into 3. So ये भी आपका 2 raised to power into 3 raised to power 2 आ गया. Okay. So now you have to find out the highest common factor of all of them. That means आपको एक ऐसा नंबर चाहिए जो इन सबको डिवाइड करते हैं. तो HCF के लिए हम क्या निकालते हैं? इनमें जो कॉमन है उसको उठा लेंगे, राइट? सो HCF इज 2 raised to power 4 which is equal to 16. अब यानी कि आपके पास जितने भी रूम्स बने, इसमें 16 टीचर्स आएंगे, इसमें भी 16 आएंगे, इसमें भी 16 आएंगे. जितने भी रूम्स बने सभी में कितने टीचर्स आएंगे? 16. अब टोटल टीचर्स कितने हैं? 48, 80 और 144. दिस इज इक्वल टू 2 और 7 और 3. So 372. And number of rooms कैसे निकालोगे आप? Will be given by 372 divided by 16 which is equal to, एक मिनट मैंने, oh sorry यहाँ पे 2 था, wait, एक मिनट, 144 और 128. So this is 272. 272 divided by 16. तो ये आपका आ जाएगा 272 को अगर मैंने 16 से डिवाइड किया है तो you will get 116 और ये 92 और 16 7 नो 11, सॉरी यहाँ पे 1 यस 112 और ये आपका आएगा 112 17. So that means how many you have to find out that same number of teachers, find the minimum number of rooms required. तो कितने rooms required हैं? 17. Number of room required is equal to 17. This is the answer to the question. 17. Hope you understood, right? So let's move to the next question. Here we go. Question number 28. फ्रिग्नो का क्वेश्चन, 3 मार्क्स का क्वेश्चन. ऐसे क्वेश्चंस आपने बहुत प्रैक्टिस किए होंगे. ऐसे क्वेश्चंस के लिए हम सबसे ज्यादा जो यूज करते हैं वो क्या रहता है? टैन को कॉट में. वैसे कॉट टैन को कॉट में तो बहुत ही कम करते हैं हम. कॉट को सारा का सारा टैन में चेंज कर देते हैं. लेट्स गो. सो सबसे पहले यू हैव this. Let's write down the statement. You are given tangent theta upon 1 minus cotangent theta plus cotangent theta upon 1 minus tangent theta. You have to prove, एक minute, to prove 1. This is equal to 1 plus secant plus cosecant theta. Okay, so let's go with the proof. Let's write it down. Tangent theta upon 1 minus, आपको tangent को I will change into this, plus 1 upon tangent theta 1 minus this. So ये ऊपर चला जाएगा. This will be equal to tangent theta. अच्छा पहले लिख लेते हैं. Tangent theta minus 1 upon tangent theta plus 1 upon tangent theta 1 minus tangent theta. So this will be equal to tangent square theta upon tangent theta minus 1 minus 1 upon tangent theta minus 1. अब I'll do one thing, I'll take it outside. इसको बाहर ले आते हैं. अंदर आपके पास बचेगा टेंजेंट क्यूब थीटा माइनस 1 अपॉन टेंजेंट थीटा. कैसे? चलो रुको, मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ. दिस इज टेंजेंट स्क्वायर थीटा माइनस दिस. अब इसका अंदर वाले का LCM ले लेते हैं. अच्छा एक चीज, हाँ नहीं ठीक है, ओके फाइन, डन. So this is tangent cube theta minus 1 upon tangent theta. अब आपके पास एक फॉर्मूला, एक आइडेंटिटी होती थी, AQ
minus b cube. This is equal to a minus b into a square plus b square plus ab. Hope you remember this identity. ये वाली याद है, नहीं है तो कर लो याद, क्योंकि ऐसी आइडेंटिटीज आपको कहीं ना कहीं पे यूज करनी पड़ सकती है. सो नाउ दिस इज, इसको अंदर वाले को खोल लेते हैं. यू हैव 1 टेंजेंट थीटा इंटू टेंजेंट थीटा माइनस 1. और ये वाला आपका हो गया, दिस इज नाउ ए आपका tan थीटा हो जाएगा और बी आपका 1 हो जाएगा. सो दिस इज इक्वल टू टेंजेंट थीटा माइनस 1 a square plus b square plus a into b. So tangent theta into 1. This is whole thing. अच्छा divided by तो बाहर ही लिख लिया है. So ऐसे. Alright. अब ये तो दो कट जाएंगे, ये दो. So you will be left with 1 upon tangent theta 1 plus tangent theta plus tangent square theta. ओके, यहां तक क्लियर हो गया. चलो अभी इसको आगे लेके चलते हैं. अब मेरे पास क्या आ गया था, 1/टेंजेंट थीटा और 1 प्लस टेंजेंट थीटा प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा. और अच्छा, आपको ये आइडेंटिटी मालूम होगी ना, 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सीकेंट स्क्वायर थीटा, राइट. सो आई बी यूजिंग यहाँ पर 1 और टेंजेंट स्क्वायर थीटा. दिस कैन बी रिटर्न एज टेंजेंट थीटा प्लस सीकेंट स्क्वायर थीटा. सो अब ब्रैकेट्स खोल लो. टेंजेंट थीटा अपॉन टेंजेंट थीटा प्लस सीकेंट स्क्वायर थीटा अपॉन टेंजेंट थीटा. ये आ जाएगा 1 प्लस सीकेंट स्क्वायर होता है 1 अपॉन कॉस स्क्वायर और टेंजेंट होता है 1 अपॉन टेंजेंट थीटा इज कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा. ये अच्छा ना, ये एक मिनट, स्क्वायर और ये कट जाएगा एंड यू विल बी लेफ्ट विद ये 1 अपॉन साइन थीटा into cos theta 1 plus. So this is equal to 1 upon sin theta. This is equal to cosecant theta और 1 upon cos theta is equal to secant theta. So ये आपका आंसर आ गया है. Let's see. This is what you had to prove, right? So hence proved. Hope you understood that. चलो नेक्स्ट सम पे चलते हैं. क्वेश्चन नंबर 29. Now this question says you कि 3 years ago, 3 साल पहले रश्मि was thrice as old as नजमा. 3 साल पहले रश्मि की एज नजमा की एज के थ्राइस थी, 3 टाइम्स थी. 10 साल बाद 10 years later रश्मि विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज नजमा. अगर मैं, अच्छा चलो पहले सीन को समझ लो आप, क्या है ये. यहाँ पे दिया हुआ है रश्मि है और नजमा है. तो अगर मैं 3 साल पहले की बात करूं तो रश्मि जो है वो नजमा की एज के 3 टाइम्स थी, थ्राइस, राइट. और 10 साल बाद जो रश्मि है वो ट्वाइस ऑफ एज ऑफ नजमा होगी. ओके, सो ये आपका सीन है. अब इस क्वेश्चन को करने के लिए सबसे पहले क्या चाहिए, मुझे चाहिए एज दोनों की, राइट. सो फॉर दैट लेट्स से present age of Rashmi is equal to X years and Nazma की हम मान लेते हैं कि वो Y years की है. Now there is first scene 3 years ago. So 3 years ago रश्मि की एज, अच्छा 3 years ago रश्मि की एज कितनी होगी, यहां पर सब लोग गलती कर जाते हैं. देखो 3 years ago जो है वो रश्मि की एज X-3 होगी, नजमा की एज Y-3 होगी, राइट. सो रश्मि एज विल बी X-3 और नजमा की एज विल बी
y माइनस 3। ऐसे ही अगर मैं दूसरा सीन लेती हूँ, 10 years लेटर, अब 10 साल बाद रश्मि की एज कितनी हो जाएगी? x+10 हो जाएगी। और नजमा की एज कितनी हो जाएगी? y+10 हो जाएगी, राइट। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इस टाइम पर रश्मि की एज जो थी वो नजमा की एज के 3 टाइम्स थी, तो x-3 इज इक्वल टू 3 × y-3। और यहाँ पर इस केस के अंदर 10 years आफ्टर के की रश्मि ट्वाइस एज ओल्ड एज नजमा, तो रश्मि इज ट्वाइस एज ओल्ड एज नजमा। तो इसको खोल लेते हैं, x+10 to y+20, x-2y is equal to 10। एंड यहाँ पर इस साइड में x-3 is equal to 3y-9, और x-3y is equal to -6। अब ये 1 2 दो इक्वेशंस हो गई मेरे पास, इन दोनों को साइमल्टेनियसली सॉल्व कर लेते हैं। सो सॉल्विंग 1 and 2, क्या थी आपकी? आई 1 मिनट पहले इक्वेशन थी मेरे पास, x-3y इज इक्वल टू -6, और एक थी x-2y इज इक्वल टू 10। चलो इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दिया आपस में, x-3y इज इक्वल टू -6, x-2y इज इक्वल टू 10, माइनस प्लस और ये माइनस, ये दोनों गए, और मेरे पास आया y-y इज इक्वल टू -16, तो y मेरे पास आ गया 16। अब y 16 आ गया तो इसमें ये डाल देते हैं, सो यू विल गेट x-2 into 16 is equal to 10, और x is equal to 10 plus 32 which is equal to 42। तो रश्मि की एज जो हमने ली थी आपकी x, that is 42 years, और नजमा की एज को हमने सपोज किया था y, वो 16 years की है। ओके, डन, दिस इज योर आंसर, होप यू अंडरस्टूड दैट। चलिए आगे चलते हैं। सो हियर्स योर नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30। ये भी आपका चॉइस में आया है क्वेश्चन। ये कहता है इन द गिवन फिगर ए बी जो है वो डायमीटर है, और सर्कल का सेंटर आपका ओ है, ए क्यू बी पी पी क्यू टेंजेंट्स हैं सर्कल के, ए क्यू, ये क्यू पी और बी पी, ये 3 टेंजेंट्स हैं इस सर्कल के। नाउ व्हाट यू हैव टू प्रूव इज, आपको प्रूव करना है कि ये वाला एंगल पी ओ क्यू ये 90 डिग्री है एंगल। तो फर्स्ट ऑफ ऑल चलो जल्दी से लिख लेते हैं हमें इस क्वेश्चन ने दिया क्या क्या हुआ। ऑलवेज जो आपके प्रूव के क्वेश्चन होते हैं ये आपको बहुत ईजी हो जाएंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल जस्ट मेक अ नोट, आपको क्या क्या दिया हुआ है। आई थिंक कुछ खास नहीं, बस इतना ही है कि ये 3 टेंजेंट्स हैं और दैट्स इट। ओके, ओ सेंटर है ऑल दैट। तो अच्छा चलो, आपने प्रूव क्या करना है, यू हैव टू प्रूव कि पीओ क्यू 90 डिग्री है। ठीक है, ये वाला एंगल आपने प्रूव करना है कि ये 90 डिग्री है। चलो अभी, अच्छा एक चीज देखो, आपको ये 90 डिग्री प्रूव करना है। यहाँ पर एक चीज है, यू नो वन थिंग, दिस एंगल इज इक्वल टू 90 डिग्री। रीजन क्या है इसका? यू नो द रीजन? यस, जो टेंजेंट्स होते हैं, द रेडियस फॉल्स परपेंडिकुलरली ऑन द टेंजेंट ऑफ द सर्कल एट एनी पॉइंट। सो चलो प्रूफ लिख लो इसका। फर्स्ट थिंग, वैसे इसका जरूरत तो पड़ेगा नहीं। ओके वेट, सो फर्स्ट थिंग, एंगल ओ, ओ, यस, angle OAQ is equal to 90 degree, and angle OBP is also equal to 90 degree. Why? The reason is tangents, या you कह लो radius falls perpendicularly on tangent of the circle at any point। ठीक है, अब सिमिलरली यहाँ पर एंगल ए
क्यू पी प्लस एंगल बी पी क्यू, दिस इज इक्वल टू 180 डिग्री। रीजन क्या है इसका? वैसे मुझे इसकी जरूरत ही नहीं थी, यहाँ पे जरूरत ही नहीं पड़ेगी। चलो एनीवेज, ये दोनों एंगल्स का सम 180 डिग्री है। व्हाई? दे आर को इंटीरियर एंगल्स। को इंटीरियर एंगल्स का सम जो होता है वो 180 डिग्री होता है ना, सो दे आर को इंटीरियर एंगल्स, राइट। अब एक और चीज, ओ क्यू, मुझे इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी शायद इस क्वेश्चन में। ऑलराइट, ओ क्यू bisects angle AQP and also OP bisects angle OP. No, not OP. This bisects angle BPQ. Now why is that? यहाँ पर देखो ये सेंटर में से आ रही है, ये एक्सटर्नल पॉइंट है आपका, एक सिंगल पॉइंट है जहां से दो टेंजेंट्स ड्रॉ हो रहे हैं। सो दिस इज द थ्योरम। यहाँ पे आपकी एक और थ्योरम लग रही है कि जब भी आपका एक कॉमन पॉइंट होता है जहां से दो टेंजेंट्स निकल के आ रहे हैं, वो जो रेडियस होता है, द पॉइंट विच इज ज्वाइनिंग दैट पॉइंट एंड द लाइन ज्वाइनिंग, लेट्स राइट इट डाउन ओवर हियर, line joining center to the point where two common tangents are drawn bisects the angle, ओके, बाइसेक्ट्स दिस एंगल, ये वाली लाइन इन दोनों एंगल, इस पूरे के पूरे एंगल को बाइसेक्ट करेगी। Line joining the center of the circle to the point where the two common tangents are drawn bisects the angle between tangents। उन दोनों टेंजेंट्स के बीच के एंगल को बाइसेक्ट करता है, ये आपकी थ्योरम है। ओके, सो नाउ व्हाट हैपेंस, यहाँ पर मेरे पास ये एंगल, दैट मीन्स यहाँ पर बना लें। ओके, सो नाउ एंगल ओ ए, ओके, सो नाउ एंगल आपका बी पी ओ इज इक्वल टू एंगल पी ओ पी क्यू, राइट, क्योंकि ये बाइसेक्ट हो रहे थे। देयरफॉर ऑल्सो ये वाला एंगल आपका ए क्यू ओ इज इक्वल टू एंगल आपका ओ क्यू पी, ठीक है। तो यानी कि ये वाला एंगल इसके इक्वल हो गया है, और एक मिनट, ये वाला एंगल जो है वो इसके इक्वल हो गया, और एक ये वाला एंगल इसके इक्वल हो गया। ये दोनों एंगल्स जो है वो इक्वल हो गए हैं आपस में। ओके, सो नाउ लेट्स कम बैक टू आवर क्वेश्चन। इसको आपका जो था इसको दोबारा से उठाते हैं। Let's say this is one. Wait, it is not writing. तो इसको आप दे दो नंबर 1 फ्रॉम 1। अब इस इक्वेशन को दोबारा से उठाते हैं। यू हैड ए क्यू पी प्लस बी पी क्यू दैट वॉज इक्वल टू 180 डिग्री। ए क्यू पी आपका किसके इक्वल है? दैट इज इक्वल टू ए क्यू ओ प्लस एंगल ओ क्यू पी, राइट। और ये एंगल आपका बी पी क्यू किसके बराबर है? दैट इज इक्वल टू बी पी ओ प्लस ओ पी क्यू। सो ये टोटल आपका 180 डिग्री आ गया। अब ये दोनों देखो, ये दोनों इक्वल थे और ये दोनों भी इक्वल हैं। सो दैट मीन्स आई कैन राइट दिस एज एंगल ए क्यू ओ को मैं ओ क्यू पी लिख दूं, राइट, ओ क्यू पी। और बी पी ओ, इसको मैं लिख देती हूँ एंगल ओ पी क्यू प्लस एंगल ओ पी क्यू, दिस इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये दोनों सेम हो गए, ये दोनों सेम हो गए, सो टू कॉमन, एंगल ओ क्यू पी प्लस एंगल ओ पी क्यू इज इक्वल टू 180 डिग्री। यानी कि ये दोनों एंगल्स जो हैं, एंगल ओ क्यू पी प्लस ओ पी क्यू इज इक्वल टू 180 बाय
2 which is equal to 90 डिग्री। यहां तक सारा क्लियर हो गया? एक बार दोबारा से देख लो। यहाँ पर हमें दिया होता कि 3 टेंजेंट्स हैं, राइट? अब सबसे पहली बात क्या होगी कि ये वाला जो, एक मिनट, यस, ये वाला जो एंगल था आपका पूरा का पूरा और ये वाला जो एंगल था आपका पूरा का पूरा, इन दोनों का सम जो था वो 180 डिग्री था, क्योंकि ये पैरेलल लाइंस के बीच में है और ये को इंटीरियर एंगल्स है। दोनों का सम हो गया 1। और फिर दूसरी बात क्या आई कि ये वाला जो आपका था, ये वाला, राइट, एंगल दिस इज इक्वल टू दिस एंगल, बाइसेक्ट हो रहे थे। सिमिलरली ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल हो गया था, बाइसेक्ट हो रहे थे। ओके, एक मिनट, ये एंगल इस एंगल के इक्वल हो गया था, बाइसेक्ट हो रहे थे। अब फ्रॉम देयर व्हाट आई केम टू ऑब्जर्व वाज कि एंगल ओ क्यू पी, एक मिनट, आपका ये वाला एंगल ओ क्यू पी, ये वाला एंगल की बात हो रही है यहाँ पे, ये वाले एंगल की, और ये वाला एंगल, ओके, इन दोनों एंगल्स की जो सम है वो 90 डिग्री है। यहां तक क्लियर हो गया? अब लेट्स गो अगेन इन ट्राइंगल ओ क्यू पी। ओ क्यू पी ट्राइंगल उठाते हैं, सो एंगल ओ क्यू पी प्लस एंगल क्यू पी ओ प्लस एंगल पी ओ क्यू, ये 180 डिग्री है। क्यों? एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ द ट्राइंगल, आपको पता है कि सारे एंगल्स का सम जो ट्राइंगल के अंदर होते हैं, उन एंगल्स का सम जो होता है वो 180 डिग्री का होता है। सो नाउ यहाँ पर आप ये देखो, ये दो एंगल्स का सम जो था हमने ऑलरेडी कर लिया था कि 90 डिग्री है। सो ओ क्यू पी प्लस ये वाला, ये दोनों एंगल्स का सम जो है वो 90 डिग्री है। So this gives you angle POQ is equal to 180 minus 90 which is equal to 90। और यही था जो आपको यहाँ पर प्रूव करना था। This is what you had to prove in your question। तो जल्दी से यहाँ पे लिख लो hence proved। Done? Okay? Hope you are clear with this? चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं जल्दी से। सो यहाँ पर ये वाला क्वेश्चन आपके पास चॉइस में था, आप या तो ये वाला कर लो या ये वाला क्वेश्चन कर, दोनों में से। ये वाला तो सुपर डुपर इजी क्वेश्चन है, ऐसे ही आई थिंक आई कैन एक्सप्लेन यू फ्रॉम हियर इटसेल्फ। सो चलो देखते हैं यहाँ पर आपको क्या दिया हुआ है। यहाँ पर क्वेश्चन में कि बी सी जो है वो 30 है, सो दिस इज इक्वल टू 30। और दिया हुआ है कि बी एस जो है वो 24 है। ओके, बी सी 30 हो गया, बी एस जो है वो 24 हो गया। अब एक चीज देखो, आपको दिया हुआ है कि बी सी 30 सेंटीमीटर्स है और बी एस है 24 सेंटीमीटर्स। सो अगर बी एस जो है दैट इज इक्वल टू बी आर, द रीजन इज टेंजेंट्स फ्रॉम अ कॉमन पॉइंट, आपको पता है वो इक्वल होते हैं। अगर एक कॉमन पॉइंट से किसी भी सर्कल को दो टेंजेंट्स ड्रॉ किए जाते हैं तो वो इक्वल होते हैं। ओके, ये दो टेंजेंट्स जो होंगे वो इक्वल होंगे। सो दैट मीन्स आपका बी आर कितना हो गया, बी एस तो 24 था, बी आर भी कितना हो गया है 24, ये 24 हो गया। तो आर सी कितना हो जाएगा, आर सी हो जाएगा 30 माइनस 24 यानी कि 6 सेंटीमीटर्स। ये मेरे पास कितना आ गया, ये 6 सेंटीमीटर्स आ गया, आ गया। ओके फाइन। एक और चीज आपको क्या दी हुई है, आपको रेडियस दिया हुआ है यहाँ पर, ये देखो इस सर्कल का रेडियस, दिस इज गिवन टू यू एज 8। अगर ये 8 है तो पीओ भी 8 है, डीपी भी 8 है और ये भी 8 है, राइट? ये भी 8 हो गया। नाउ यू हैव यहाँ पर डी क्यू जो है दैट इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। अब क्यू सी एक बार यहाँ पे लिखो, क्यू सी जो है दैट इज इक्वल टू आर सी, रीजन वही है, टेंजेंट्स फ्रॉम अ कॉमन पॉइंट। ठीक है, तो दैट मीन्स क्यू सी, आर सी हमारा क्या आया था, 6 आया था, तो क्यू सी भी आपका 6 है। यहाँ पर इन दोनों को लिख लो,
QC आपका 6 सेंटीमीटर आ गया था। अब आपको ढूंढना क्या है, DC। तो DC इज इक्वल टू DQ प्लस QC। सो दिस इज इक्वल टू 14 सेंटीमीटर्स। दिस इज योर आंसर। इजी क्वेश्चन था, आई थिंक पहले वाले के मुकाबले ये बहुत इजी था, काफी जल्दी हो जाएगा। ओके, एनीवेज योर चॉइस, जो भी आपने करना होगा। बट ऑफ कोर्स मैथमेटिक्स बिना प्रैक्टिस के नहीं होता है। अगर आपने ऐसे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस की होगी तभी आपको मालूम होगा कि कौन सा क्वेश्चन दोनों में से आप जल्दी सॉल्व कर सकते हो। ओके, लेट्स मूव विद द नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो, ओके, आई थिंक ये लास्ट क्वेश्चन है सेक्शन का। Let's see. Now you're given that the difference between the outer and the inner radii of a hollow right circular cylinder और जिसकी length 14 सेंटीमीटर है is 1 सेंटीमीटर। पहले तो ये सिलेंडर ही बना लो, फिर ही देखते हैं। ओके, चलो सिलेंडर बना लो। यहाँ पर ये और ये उसके बाहर वाला। ओके, अब ये जो सिलेंडर था, ये, एक मिनट, अब ये सिलेंडर क्या है, हॉलो है, खाली है अंदर से। सो दैट मीन्स आपको दिया हुआ है कि ये वाला पोर्शन जो है ऐसा, ये कुछ मटेरियल से बना हुआ है, राइट, फ्रॉम सम सॉर्ट ऑफ मटेरियल जिसकी लेंथ जो है सिलेंडर की, जिसकी लेंथ आपको 14 सेंटीमीटर दी हुई है। सो दिस लेंथ इज गिवन टू यू एज 14 सेंटीमीटर। और उन दोनों के इनर और आउटर रेडियाई का, तो ये मान लो आपका इनर रेडियाई है और ये वाला आपका आउटर, एक मिनट, ये वाला आपका आउटर रेडियाई है। इसको मान लो आप R1 और इनर रेडियाई को आप मान लो R2। नाउ यू आर गिवन, लेट्स राइट डाउन, कि हाइट आपकी 14 सेंटीमीटर है और R1 माइनस R2 आपका 1 सेंटीमीटर है। ओके, एक और चीज, इफ द वॉल्यूम ऑफ द मेटल यूज्ड इन मेकिंग द सिलेंडर इज दिस मच। सो वॉल्यूम ऑफ द मेटल का क्या मतलब हो गया, दैट मीन्स ये वाला जो मैंने ये वाला शेड किया ना पोर्शन, इसका वॉल्यूम है ये। दैट मीन्स वॉल्यूम ऑफ आउटर माइनस इनर सिलेंडर, ये आपका 176 है। ओके, इनर और आउटर दोनों सिलेंडर्स का डिफरेंस जो है वो आपको 176 है। अब सिलेंडर का वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, यस, दैट इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर एच। ये है आपका वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। अब आउटर के लिए वॉल्यूम क्या हो जाएगा, पाई आर 1 स्क्वायर एच, और इनर के लिए पाई आर 2 स्क्वायर एच। दिस इज इक्वल टू 176। इसमें पाई एच कॉमन है, इसको बाहर कर लो और ये अंदर हो जाएगा इतना। पाई कितना होता है, 22/7। एच आपको 14 दिया हुआ है। इसको ये देखो, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, तो आई कैन राइट इट एज ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। 176, ये दोनों कट गए, यू हैव 44 ओवर हियर। अब R1 प्लस R2 मुझे नहीं पता कितना है, बट मुझे ये पता है कि ये 1 है। दिस इज इक्वल टू 176। ठीक है, सो दैट मीन्स R1 प्लस R2, इसको डिवाइड करना होगा, आई थिंक ठीक कर रही हूँ ना मैं, या 44 से। सो ये जाएगा आपका 44, आई थिंक ये 4 पे ही कट जाएगा, लेट्स चेक। यस, ये 4 पे कटेगा। सो R1 प्लस R2 आपका 4 है। नाउ आपके पास R1 प्लस R2 4 आ गया। R1 माइनस R2 आपके पास ऑलरेडी 1 दिया हुआ था, इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये कट जाएंगे। सो यू विल हैव 2R1 इज इक्वल टू 5 और R1 आपका 5/2 हो जाएगा। अब R1 प्लस R2 आपको 4 दिया हुआ था, तो R2 कितना हो जाएगा, 4 माइनस R1, दैट मीन्स 4 माइनस 5/2 विच विल बी 3/2। So you got your answers. Okay, let's write it here.
सो आपका यहाँ पे लिख लो, आंसर है R1 5/2 सेंटीमीटर्स और R2 3/2 सेंटीमीटर्स। दिस इज नॉट 51 की मिस्टेक मत कर देना, ये 5/2 है। ओके, 5/2 है इसका पहले वाले का। ओके, सो आई थिंक दिस इज ऑल। आई थिंक आपके यही क्वेश्चन है। यस 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 यस, दिस इज ऑल। दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ योर सेक्शन सी। नाउ लेट्स मूव टुवर्ड्स योर सेक्शन डी। लेट्स गो। सो स्टूडेंट्स, हियर वी आर विद योर सेक्शन डी, उसी पेपर का। इसमें 4 क्वेश्चंस हैं, 5 मार्क्स के हैं, लेंदी होंगे, टिपिकल होंगे। वैसे तो वो भी कोई इजी नहीं थे, थोड़े से टिपिकल। आपका सेक्शन ए बहुत आराम से, सेक्शन बी बहुत आराम से निकला। सेक्शन सी में थोड़ा लेंथ आया, अब और ज्यादा हो जाएगा क्योंकि 5 मार्क्स के क्वेश्चंस आ रहे हैं। 4 ही क्वेश्चंस हैं, देखते चॉइस वगैरह है इन क्वेश्चंस में। लेट्स स्टार्ट। 32 क्वेश्चन आपका। आपका फर्स्ट वाला 2 पार्ट्स हैं इसके। वो कहता है एक एन आर्क ऑफ अ सर्कल of radius this much subtends an angle of 60 degree at the center। पहले तो सर्कल ही बना लो। So let's make a circle। So here's your circle जिसका रेडियस आपको दिया हुआ है, that this is 21 और ये सेंटर के ऊपर जहां पर आपका वो एक सेंटर है, it subtends an angle of 60 degree at the center। You have to find out the length of this arc। अगर मैं इसको A और B नाम दे देती हूँ, so what you have to do, you have to find out the length of this arc। काफी इजी क्वेश्चन है, like such an easy question। आपका 5 मार्क्स का क्वेश्चन तो नहीं है ये। चलिए, एनीवेज आपका length of the arc। So length of arc, this is given by, there's a formula for this, angle subtended at the center divided by 360 degrees divided by the circumference of the circle 2 pi r। ओके, ये लेंथ के लिए होता है। जब मैं एरिया की बात करूंगी तो मैं पाई, अगर मैं इसी में अगर सपोज एरिया की बात हो रही होती तो आई वुड हैव मल्टीप्लाइड विद पाई आर स्क्वायर, क्योंकि मुझे लेंथ ऑफ द आर्क पूछी गई है तो यहाँ पर मुझे सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल लेना पड़ेगा, तो मैं यहाँ पर 2 पाई आर को ही लूंगी। ओके, लेट्स गो। सो लेंथ ऑफ द आर्क दिस इज इक्वल टू, सेंटर में एंगल बना 60 डिग्री का, डिवाइडेड बाय 360 मल्टीप्लाइड बाय 2 पाई, दैट इज दिस, और आर इसका था 21। ठीक है, सो ये पहले तो कटा 6 पे और ये कटा 3 पे, और 3 2 जा 6 होता है। सिंपल एज दैट, आंसर इसका 22 सेंटीमीटर्स। वेरी वेरी इजी क्वेश्चन यू। अब थोड़ा सा ट्विस्ट है, ज्यादा मुश्किल तो ये भी नहीं है, बट जस्ट अ माइनर वन। इट सेज द एरिया। अब पहले तो उसने लेंथ पूछा था, अब उसने पूछा है एरिया। So area of the minor segment of the circle made by the corresponding chord। तो यहाँ पर 2 segments बन रहे हैं, ये आपका मेजर सेगमेंट बनेगा और ये वाला जो है दिस इज योर माइनर सेगमेंट। ये आपका माइनर सेगमेंट है। अब आपको इसका एरिया निकालना है। व्हाट यू हैव टू फाइंड आउट इज द एरिया फॉर दिस वन। ये ओके, ये बनेगा। So how can you find out this area? That will be area of minor, एक minute, segment will be given by area of total area of segment, not major, area of segment minus area of triangle OAB। Okay, so minus area of triangle OAB, एक मिनट, ये वाला OAB का ट्राइंगल का एरिया। सो एरिया ऑफ सेगमेंट कैसे निकालोगे आप? एरिया ऑफ सेगमेंट रहेगा वही 60 डिग्री माइनस 360 डिग्री मल्टीप्लाइड बाय पाई आर स्क्वायर। क्योंकि मैंने आपको बताया था यहाँ पर लेंथ की बात हो रही थी तो मैंने सरकमफ्रेंस ले लिया,
यहाँ पर एरिया की बात हो रही है तो मैं ऑब्वियसली एरिया लूंगी यहाँ पर। अब एरिया ऑफ द ट्राइंगल ओ ए बी, यहाँ पे देखो ये 60 डिग्री है, ये दोनों इक्वल हैं, तो दैट मीन्स ये भी 60 होगा, ये भी 60 होगा। सो इसके बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। ट्राइंगल ओ ए बी इज एन इक्विलैटरल ट्राइंगल बिकॉज all angles are 60 डिग्री। ओके, सारे के सारे एंगल 60 डिग्री के, तो ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है और एरिया ऑफ द इक्विलेटरल ट्राइंगल इज गिवन बाय √3/4 इंटू साइड स्क्वायर विच इज 21 स्क्वायर। ठीक है, सो पाई आर स्क्वायर, आर यहाँ पे 21 ही था, सो ये कटा आपका 6 पे, सो पाई/6 21 स्क्वायर माइनस √3 होता है 1.73/4 21 स्क्वायर। 21 स्क्वायर को बाहर ले लेते हैं, पाई होता है आपका 3.14, सो एक मिनट, अपॉन 6 माइनस 1.73/4। तो चलो आगे यहाँ पे नेक्स्ट पेज पे कर लेते हैं इसको। सो हियर यू हैव, क्या पर थे हम, हाँ 21 आपका बाहर आ गया था, और यहाँ पर थे हम पाई, पाई को मैंने क्या लिया था 3.14, और दैट वाज डिवाइडेड बाय 6 है ना, और यहाँ पे क्या था आपका, हाँ 1.73, 2 ले लेते हैं ना, थोड़ा ज्यादा प्रिसाइज हो जाएगा। √3 की यही वैल्यू होती है ना 1.732। सो दिस इज इक्वल टू 21 का स्क्वायर, और इसको सॉल्व करने पे मैंने पहले सॉल्व किया था ये, बिकॉज यहाँ पे काफी लेंथी टाइम लग जाना। यहाँ पे ना एक्चुअली सम मुश्किल नहीं है, यहाँ पे आपके कैलकुलेशंस में ही टाइम लगेगा जो भी लगेगा। तो 1.732 को जो मैंने 4 से डिवाइड किया, आई गेट 0.433। अप्रोक्सीमेटली थोड़ी सी वैल्यूज हैं, थोड़ा बहुत आंसर पॉइंट्स कुछ इधर उधर हो जाएंगे। इन दोनों को जब आप सब्ट्रैक्ट करोगे यू विल गेट 0.091, और 441 into 0.091, this will give you 40.131। This is an approximate answer, बहुत माइनर सा आपका कुछ डेसिमल्स इधर उधर हो जाएंगे, but this is your answer. Okay, so this is area, so centimeter square will be the units. Got it? चलो आगे चलते हैं। So here you have 33rd क्वेश्चन, आपका एपी का क्वेश्चन आ गया। एपी के क्वेश्चंस आई वाज एक्सपेक्टिंग कि अभी तक नहीं आए हैं, आपके सेक्शन सी में भी नहीं आया था मेरे पास। सो अब कुछ अच्छे क्वेश्चंस हैं, ये वाला क्वेश्चन और इसका जो चॉइस में आया, मेरे ख्याल वो क्वेश्चन भी शायद में आपका एपी का ही क्वेश्चन था, दोनों बड़े अच्छे क्वेश्चंस आए। द सम ऑफ द first and eighth terms of an AP is 32 and their product is 60. Okay, you have to find the first term and the common difference of AP and also find out the sum of 20 terms। 5 मार्क्स का क्वेश्चन है, क्वेश्चन इजी था, उसने बहुत सारे पार्ट्स बना दिए इस क्वेश्चन के। So उसने बोला था sum of the first and the eighth term of the AP is 32. So this is your first term. Let it be. Let's say A आपकी first term है और D आपका common difference. Alright. So first term आपकी ये हो जाएगी, और eighth term general term Tn, this is given by A plus n minus 1 into D. So first term आपकी A हो गई, और eighth term यहाँ पे 70 हो जाएगा। सो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन दो चीजें आपको दी हुई हैं, कौन कौन सी? फर्स्ट थिंग, द सम ऑफ फर्स्ट एंड द एथ टर्म इज इक्वल टू 32। ऑल्सो यहाँ पे मेरे पास ये चीज आ गई, और दूसरी चीज उनका प्रोडक्ट जो है वो 60 है। ओके, सो यहाँ से एल से 7b जो है वो 32 माइनस 2a है। सो a प्लस इस वैल्यू को यहाँ पे डाल देते हैं, 32 माइनस 2a इज इक्वल टू 60। a 32 माइनस a इज इक्वल टू 60। 32a माइनस a स्क्वायर इज इक्वल टू 60, और a स्क्वायर माइनस 32a प्लस 60 इज इक्वल टू 0। अब इसके दो फैक्टर्स बनाने हैं, ये होंगे 30 और 2, तो ये
यहाँ से मेरे पास दो फैक्टर आए, a -30, a -2 इज इक्वल टू 0, यानी कि a की वैल्यू या तो 2 है या 30 है। अब d की वैल्यू निकालने कॉरस्पॉन्डिंग, अगर a की वैल्यू 2 है फॉर a इज इक्वल टू 2, यहाँ से उठा ले ये वाला 7d इज इक्वल टू 32 माइनस 2a, तो d इज इक्वल टू 32 माइनस 4/7 यानी कि 28/7 यानी कि 4। और अगर मैंने a को 30 लिया है तो 7d इज इक्वल टू 32 माइनस 2a यानी कि ये हो जाएगा d इज इक्वल टू 32, यहाँ पे a की बजाय 30 लिख दें, -36 राइट अपॉन 7, तो ये आपका आएगा -28 यानी कि -4। यानी कि जब आपका a 2 है तो d 4 है, और अगर आप a को 30 लोगे तो आपका d जो है वो -4 है। मेरे पास a और d की दो आ गए, इट कैन बी एनीथिंग, दोनों को ही सेटिस्फाई कर रहा है। ऑल्सो यहाँ पर आ गया फर्स्ट टर्म निकाल लिया हमने, कॉमन डिफरेंस निकाल लिया उन दोनों का, तो मेरे पास एक ही आंसर आ गया। ऑल्सो व्हाट यू हैव टू फाइंड आउट वाज द सम। सो सम ऑफ फर्स्ट 20 टर्म्स, किसी को भी ले लोगे आप, आई विल नॉट सेपरेटली सॉल्व दिस, आप उसको लोगे आपका आंसर सेम आएगा, नो इश्यूज इन एनीथिंग। आप किसी भी ए को पकड़ लो, आई एम पिकिंग अप a इज इक्वल टू 2 एंड d इज इक्वल टू 4। सो व्हाट यू हैव टू फाइंड आउट, सम ऑफ n टर्म्स का फॉर्मूला होता है n/2 2a प्लस n-1 इंटू d। देखो एक चीज याद रखो, जब भी आप सम्स करते हो ना, हमेशा सॉल्व करने से पहले क्या करो, उनके फॉर्मूला को एक बार लिखा करो, डोंट डायरेक्टली जंप कि मैं उसमें वैल्यूज डालूं। इससे दो चीजें होती हैं, आपके फॉर्मूलाज की रिवीजन होती रहती है। यू डोंट सेपरेटली नीड टू कि अच्छा उसका क्या था उसका क्या था, आप जब भी सम करोगे आपके फॉर्मूलाज रिवाइज होते रहते हैं। सो यहाँ पर मुझे निकालना है S20, सो n जो है वो 20 आ गया, a जो था वो 2 था, तो दिस विल बी 4, और 20 माइनस 1 दिस इज 19, और d आपका ऑलरेडी 4 है, so this is the one, this will be 10 into 4 plus 19 फोरजा होता है ये 6 7, एक मिनट, 19 फोरजा 36 76 राइट, so this is 76, और ये आपका 80 into 10 that will be 800, so this is 800 आपका sum of first 20 terms। तो ये आपका सेट था जब A2 है और D4 है। आई जस्ट रियलाइज जब ये वाला सेट लूंगी ना तो सम का डिफरेंस आएगा। एक मिनट यहाँ पे वो कर लेते हैं आपका, व्हेन A आपका 30 था, A 30 था ना, हाँ ओके, और d आपका -4 था, सो सम ऑफ 20 टर्म्स दिस विल बी गिवन बाय 20/2 इंटू 2 इंटू a प्लस n-1 विच इज 19 इंटू -4, सो ये रहेगा आपका 10 60 -76, ये आएगा -160। सो दो वैल्यूज आ गई आपकी यहाँ पर, जब आपका a d की वैल्यू ये थी तो आपका सम इतना था, और जब ए और डी की वैल्यू उतनी आएगी तो आपका सम इतना आएगा। होप यू आर क्लियर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये वाला क्वेश्चन भी आपका एपी के ऊपर ही आ गया है, आपको दिया हुआ इन एन एपी ऑफ 40 टर्म्स द सम ऑफ फर्स्ट 9 टर्म्स इज 153, सम ऑफ लास्ट 6 टर्म्स इज 687। आपको फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस निकालना है एपी का। ओके चलो, तो सबसे पहले in an AP of 40 terms, the sum of first 9 terms is 153. So ये दिया हुआ है आपको, और आपको लास्ट की 6 टर्म्स का सम 687 दिया हुआ है। You know the general formula n/2 2a n-1 into d. Okay, so यहाँ पर आपका 9/2 2a प्लस 9 - 1 दैट इज 8 इंटू d इज इक्वल टू 153। और अब मैं लास्ट में से उठा रही हूँ, तो लास्ट के 6 टर्म्स देखो, लास्ट की 6 टर्म्स कौन सी होंगी, अब इसको थोड़ा सा ध्यान से देखना, व्हाट विल बी द लास्ट 6 टर्म्स। S40, एक मिनट, 39 38 37 एंड दिस, तो लास्ट की 6 टर्म्स ये हैं, इसका मतलब ये पहली टर्म हो जाएगी राइट, सो दिस विल बी
6/2, 2 into S, not S40, sorry, this is T, 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 सम नहीं है, वो टर्म्स हैं. ओके, so this is T40 plus n-1, so 6 -1. अब D जो है वो उल्टा हो जाएगा, it will be -D now. ये आपको दिया हुआ है 687 है. ओके, अब इसको करो सॉल्व. यहाँ पे आएगा मेरे पास, इसमें से 2 कॉमन ले लें. So this will be 9 into 2 upon 2a plus 4d. This is equal to 153. ये 2 और 2 कट गया. a plus 4d is equal to 153 upon 9. तो ये कटेगा 17 पे. तो a plus 4d आपका 17 आ गया. ओके, अब ये क्या गया, ये 3 पे गया. 3, ये T40 क्या रहेगा, T40 आपका रहेगा a प्लस 39 डी. देखो T40th टर्म क्या होता है, जनरल टर्म का फॉर्मूला क्या रहता है, a प्लस n-1 इंटू डी. अब ये 40th टर्म थी, तो a प्लस 40-1 इंटू डी प्लस 5 इंटू माइनस डी. दिस इज इक्वल टू 687. और ये 3 को उधर ले जाते हैं. दिस विल बी 2a प्लस 39 इंटू 2, दिस विल बी 78 डी माइनस 5d is equal to 687 को 3 से डिवाइड किया. दिस विल बी 2, 2 and 9. सो मेरे पास आया 2a plus 73d is equal to 2, 2 and 9. ओके, सो यहाँ से मेरे पास a इतना आ गया था, तो I'll say a is equal to 17 minus 4d. और यहाँ पे a को डाला, 17 minus 4d plus 73d is equal to 229. तो एक मिनट, 34 minus 8d plus 73d is equal to 229. और ये आएगा 65d. 229 में से अगर मैंने 34 को माइनस किया है, तो मेरे पास 5 और ये 195, और ये 5 पे कटेगा. d is equal to 5 आ गया. अब a की वैल्यू निकालो, d आ गया. From here, I'll find out the value of a. So let's go. A will be equal to 17 minus 4 into 5, which will be equal to -3. तो मेरे पास a जो है वो आ गया -3, और d आ गया मेरे पास 5, है ना. एक मिनट, ये बढ़ रही है. आई हैव डन वन कैलकुलेशन मिस्टेक. यहाँ पे d जो था वो मेरा 3 आना चाहिए था. 195 को 65 से डिवाइड करेंगे तो 3 आएगा. सो आई इरेज एवरीथिंग. ओके, तो d यहाँ पर मेरा 195 को जो मैंने 65 से डिवाइड किया, d कम्स आउट टू बी 3. नाउ सी कि आपकी a की वैल्यू क्या आती है, 17 minus 4 into 3, so this is equal to 5. दैट मीन्स आपका a जो है वो 5 आ गया, और d जो है वो 3 आ गया, -3. d is equal to 3. ओके, अब तो डन है. पहले तुम्हारा एक चीज हो गई, आपका फर्स्ट टर्म निकला है, आपका कॉमन डिफरेंस निकला है. यू हैव टू फाइंड द सम ऑफ ऑल टर्म्स ऑफ द एपी. 40 टर्म्स थी, सो दैट मीन्स व्हाट यू हैव टू फाइंड आउट, S40. S40 विल बी गिवन बाय 40/2, 2 into a plus n-1, that is 40 minus 1 into d, which is equal to 3. So this will be 20, 10 plus 39 threes are, 39 threes are, पर इधर निकाल लो, 27, 117. So this is 20 into 127, और ये 4 और ये 5 और ये 2 और ये 0. So this is your answer. ये पूरा का पूरा साइड जो है ये आपका आंसर है. ये आपका A, ये आपका D और ये आपका sum. Hope you're clear with this. Let's go with the next sum. So now question number 34, it says if a line is drawn parallel to one side of the triangle to intersect the other two sides in distinct points, then prove that the other two sides are divided in the same ratio. काफी इजी, आपको बीपीटी प्रूव करना है. बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम आ गई आपके पास. तो जिन्होंने भी ये की होगी उनके लिए काफी इजी है ये. बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम वो जनरली आपको क्या बोलता है कि अगर आपके पास एक ट्राइंगल है,
सो इफ यू हैव अ ट्राइंगल और आपके पास एक लाइन है जो इस ट्राइंगल को डिवाइड करती है पैरेलल टू द थर्ड साइड. ओके, दिस लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू दिस साइड. सपोज दिस इज योर ट्राइंगल एबीसी और मैंने बीक्यू एक लाइन पैरेलल ड्रॉ करी है. ओके, सो आई हैव ड्रॉन अ लाइन पैरेलल टू बीसी. इन दैट केस आपके पास यू हैव टू प्रूव कि जो इनका रेशियो है दैट इज AP अपॉन इज इक्वल टू AQ अपॉन QC. ये आपको प्रूव करना है. सो इसके लिए व्हाट आई डू, आई हैव टू मेक सम कंस्ट्रक्शंस. पहले तो आई जॉइन दिस लाइन विद दिस लाइन और एक और कंस्ट्रक्शन. I'll draw two perpendiculars over here and over here. Let this point be M and this point be N. ओके, अब ध्यान से देखना इनके स्टेप्स को. मुझे दो ट्राइंगल्स को लेना है. कौन कौन से दो ट्राइंगल्स को लेना है? लुक ओवर हियर. सो एक तो मैं लूंगी ये वाला ट्राइंगल आपका APQ. ठीक है, ये ट्राइंगल और उसके बाद फिर मैं ये वाला लूंगी एंड देन आई विल बी टेकिंग दिस ट्राइंगल. ओके, चलो. सो इन ट्राइंगल APQ एंड कौन सा दूसरा ट्राइंगल था? PBQ. ऐसे सिमिलरली इन ट्राइंगल APQ और दूसरा ट्राइंगल मैंने ले लिया PQC. ओके, सो ये दो ट्राइंगल्स मैंने ले लिए. अब APQ का एरिया, एरिया ट्राइंगल APQ, दिस इज हाफ इंटू बेस इंटू हाइट. तो हाफ क्या है? हाफ इंटू बेस आपका ये ले लो, AP ले लो. और AP के लिए हाइट क्या हो जाएगी? QN. और ऐसे सिमिलरली एरिया ऑफ ट्राइंगल PBQ, अगर मैं ये वाला ट्राइंगल ले रही हूँ PBQ, एक मिनट, ये वाला ले रही हूँ मैं PBQ ले रही हूँ. सो दिस विल बी इक्वल टू हाफ इंटू इसका PB बेस हो जाएगा और इसकी हाइट भी हो जाएगी QN यहाँ पे बाहर की तरफ से. राइट, सो अब इधर को देख लेते हैं. यहाँ पर सिमिलरली एरिया ऑफ ट्राइंगल APQ इज इक्वल टू हाफ इंटू, अगर मैं इसको बेस ले लेती हूँ सो यू विल बी हाफ इंटू AQ और उसके लिए हाइट क्या होगी? PM होगी. ओके, ऐसे ही एरिया ऑफ ट्राइंगल PQC हाफ इंटू, अब आप बेस ले लो QC को और इसकी हाइट भी रहेगी PM. ओके, लेट्स डिवाइड बोथ ऑफ देम. सो यहाँ पर एरिया ट्राइंगल APQ अपॉन एरिया ट्राइंगल PBQ इज इक्वल टू ये एक मिनट, यहाँ पर ये और ये कट जाएंगे, ये और ये कट जाएंगे. सो यू विल बी लेफ्ट विद AP अपॉन PB. और यहाँ पे इस साइड में अगर मैं इन दोनों को डिवाइड करती हूँ, एरिया ट्राइंगल APQ, एरिया ट्राइंगल PQC, ये कट जाएंगे, PM कट जाएगा और यहाँ पर आएगा AQ अपॉन QC. अब एक और चीज, एरिया ऑफ ट्राइंगल PBQ इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल, एक मिनट, एरिया triangle PBQ is equal to area of triangle PQC. Now, why is this? Areas of triangle with same base and parallel lines, triangles with same base and between same parallel lines have इक्वल एरिया. अगर दो ट्राइंगल्स जो बिटवीन द सेम, आपके जैसे ये एक ट्राइंगल हो गया और आपका ये दूसरा ट्राइंगल हो गया, ये बिटवीन द सेम पैरेलल लाइंस है. कौन सी सेम पैरेलल लाइंस? ये वाली लाइन, ये और ये, इन दो पैरेलल सेम पैरेलल लाइंस के बीच में है और PQ उन दोनों का बेस है, तो इन दोनों ट्राइंगल्स का एरिया सेम रहेगा. तो नाउ लेट दिस बी इक्वेशन 1 और ये भी इक्वेशन 2. ओके, डिवाइडिंग 1 and 2, ये दोनों इक्वल हो जाएंगे ना.
नॉट डिवाइडिंग 1 and 2, ये दोनों इक्वल हो जाएंगे फ्रॉम 1 and 2। आपके पास 1 और 2 से क्या आ जाएगा, क्योंकि ये बेसिस भी इक्वल हो गए, ऊपर तो एपी क्यू दोनों में ही इक्वल था। सो नाउ यू हैव एपी अपॉन पीबी इज इक्वल टू ए क्यू अपॉन क्यू सी, एंड दिस इज व्हाट यू हैड टू प्रूव। ओके, सो दैट मीन्स हेंस प्रूव्ड, डन। 5 मार्क्स का क्वेश्चन आपका बीपीटी में से आ गया। बीपीटी बहुत इंपॉर्टेंट रहती है। और अब लाइक आप इसके क्वेश्चंस छोटे मोटे तो बहुत कम, शायद 1 आध नंबर का हार्डली क्वेश्चन बनता है। इसके हाई मार्कर क्वेश्चंस डेफिनेटली आपको एग्जाम में आए। ओके, सो लेट्स मूव। ये क्वेश्चन आपका चॉइस में है, बी पार्ट इसमें। ओके, सो यहाँ पर आपको दिया हुआ है कि पी ए क्यू बी और आर सी ये है एक्स वाई और जेड रिस्पेक्टिवली। सो ये दिया हुआ है और आपको प्रूव करना है ये। लेट्स गो, लेट्स राइट डाउन प्रॉपरली। आपको क्या प्रूव करना है, यू हैव टू प्रूव 1 अपॉन एक्स प्लस 1 अपॉन जेड इज इक्वल टू 1 अपॉन वाई। ऐसा करेंगे, अब फिर से मैं ट्राइंगल्स उठाऊंगी। अब ध्यान से देखना कौन कौन से ट्राइंगल्स उठाएंगे। पहले तो ये वाला, एक और एक ये 2 ट्राइंगल्स उठाएंगे। पहले इन दोनों को लिख लेते हैं, फिर आगे बताते हैं। सो आई विल बी पिकिंग अप, okay, so triangle PAC and triangle QBC, ये 2 ट्राइंगल्स उठा लिए। अब ध्यान से देखो दूसरे में कौन से ट्राइंगल्स उठा रही हूँ। एक ये वाला, ओके, और दूसरा ट्राइंगल उठाऊंगी मैं ये वाला। ओके, गॉट इट। चलो, सो लेट्स राइट इट डाउन। दूसरा ट्राइंगल एक तो मैंने उठा लिया, दिस वाज RAC एंड ट्राइंगल QAP। ये ट्राइंगल्स मैंने उठा दिए। अब क्या करूंगी, इनको उठा के इनके बीच में सिमिलैरिटी प्रूव कर देते हैं। सबसे पहले तो एंगल सी दोनों में कॉमन है, राइट। ऑल्सो ये एंगल्स दिए हुए हैं कि परपेंडिकुलर है, तो यू आर गिवन दैट दिस इज 90 and this is 90 and even this is 90. So you are having angle PAC is equal to angle QBC. क्यों 90 डिग्री है, so therefore triangle PAC is similar to triangle QBC by angle similarity criteria. ओके, सो अब यहाँ पर इस क्वेश्चन में क्या हो जाएगा मेरे पास, एंगल एक मिनट, QBC, यस, और अब इस वाले में क्या हो जाएगा, एंगल A इज इक्वल टू एंगल A, ये दोनों एंगल्स इन दोनों में कॉमन है। एंड सिमिलरली यू हैव एंगल RCA इज इक्वल टू एंगल QBA, बिकॉज ये दोनों ही 90 डिग्री है। देयरफॉर ट्राइंगल RAC is similar to triangle QAB by angle similarity criteria. ओके, अब क्योंकि ये दोनों एंगल्स सिमिलर हैं तो इनकी साइड्स क्या हो जाएंगी, इनकी साइड्स हो जाएंगी सेम रेशियो में। तो इसको पहले लिख लेते हैं यहाँ पर QB अपॉन AP। ओके, पेन ले लेती हूँ। Okay, so first you have QB upon AP. This is equal to QB upon AP. This is equal to BC upon AC. Okay, BC upon AC. I think एक बार चेक कर लूँ मैं सब कुछ ठीक लिखा है। ओके, राइट। सो सिमिलरली यहाँ पर भी इस ट्राइंगल के अंदर भी मेरे पास क्या आ जाएगा, इस दूसरे वाले में QAB था ना, तो QB अपॉन CR, QB upon CR is equal to AB upon AC. Alright, चलो अभी QB कितना दिया हुआ था मुझे, Y, और AP कितना है, X है। BC को BC रहने दो, AC को AC रहने दो,
और क्यू बी आपका y है और आर सी आपका z है, तो ए बी अपॉन ए सी। तो इसको लो 1, इसको लो 2, एडिंग 1 एंड 2, इन दोनों को ऐड कर दे। सो यू हैव y अपॉन x, y अपॉन z इज इक्वल टू बी सी अपॉन ए सी प्लस ए बी अपॉन ए सी। काफी कुछ कॉमन निकल रहा है, यहाँ से y कॉमन निकला 1 अपॉन x, 1 अपॉन z, यहाँ से 1 अपॉन ए सी कॉमन निकला, बी सी अपॉन ए बी। सो ये हुआ y 1 अपॉन x, 1 अपॉन z, 1 अपॉन ए सी। ए बी प्लस बी सी कितना होगा, ये देखो ये आपका पूरा का पूरा ए सी है, तो ये कट गए। So you have y into 1 by x, 1 by z is equal to 1. Yeah, 1 by x, 1 by z is equal to 1 by y. Hence, proof. ठीक है, डन। सो ये भी हो गया आपका क्वेश्चन। लेट्स गो विद द नेक्स्ट वन। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये लास्ट क्वेश्चन है आपके सेक्शन डी का। ओके, अब क्वेश्चन का स्टेटमेंट लंबा है, ऐसे क्वेश्चंस आपने बहुत बार किए होंगे, सो नो इश्यूज। लेट्स रीड द स्टेटमेंट। स्टेटमेंट रीड करते करते व्हाट आई विल डू, इसका वो बनाएंगे, साथ के साथ फिगर बना लेंगे। सो इट सेज अ पोल ऑफ 6 मीटर हाई इज फिक्स्ड ऑन द टॉप ऑफ अ टार। तो पहले तो टार बना लो। यहाँ पे एक टार है, ये जमीन पे है, तो उसके ऊपर मैंने एक पोल रखा हुआ है। यहाँ पे टार था, ये था इसके ऊपर पोल, जो कि 6 मीटर्स का था। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द पोल, ये है टावर मेरा और ये है मेरा पोल। अब कंफ्यूजन होगा। एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द पोल ऑब्जर्व्ड फ्रॉम द पॉइंट पी ऑन द ग्राउंड। तो यहाँ पर अगर पॉइंट पी है कोई ग्राउंड के ऊपर, सो ये जो एंगल है ये है मेरा 60 डिग्री। एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द पॉइंट पी फ्रॉम द टॉप ऑफ द टावर इज 40, सो 45। सो ये चीज आपको दी हुई है। सॉरी, ये 60 नहीं है, एक मिनट। एंगल ऑफ एलिवेशन ना, ये 60 है, ये 60 है, और एंगल ऑफ डिप्रेशन आपका 45 दिया हुआ ना। सो दिस is 45 degrees. Okay. Now you have to find out the height of the tower and the distance of the point P from the foot of the tower. तो height of the tower सबसे पहले x मान लो। Let height of tower is equal to x. तो अगर ये 45 है तो ये कितना हो जाएगा, ये भी 45 हो जाएगा, राइट। तो आइसोसेलेस ट्राइंगल बन गया। इसको नाम दे दो, लेट्स से दिस इज ए एंड दिस इज बी एंड दिस इज सी। सो नाउ AB is equal to PA बिकॉज ये आइसोसेलेस ट्राइंगल बन गया। क्योंकि ये 45 था तो ये 45 है, क्योंकि ऑफ कोर्स ये तो 90 डिग्री है। सो अगर ये x है तो ये भी x हो जाएगा। देयरफॉर AP इज इक्वल टू x। AB इज इक्वल टू AP इज इक्वल टू x। ये दोनों साइड्स आपकी x हो गई। निकालना क्या है, मुझे x ही निकालना है। तो सबसे पहले अब आई विल टेक दिस बड़ा वाला ट्राइंगल इन ट्राइंगल APC। APC ट्राइंगल के अंदर टेंजेंट ऑफ 60 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, सो AC अपॉन AP। AC कितना है, C प्लस एक्स, AP कितना है x। टेंजेंट ऑफ 30 डिग्री 60 डिग्री कितना होता है, √3। सो दिस इज इक्वल टू 6 प्लस एक्स अपॉन x, करेक्ट। सो ये हो गया √3x। x को इधर ले जाऊंगी एंड दिस इज इक्वल टू 6, और यहाँ पे x निकला कॉमन, √3 माइनस 1 इज इक्वल टू 6। x इज इक्वल टू 6 अपॉन √3 माइनस 1। अब थोड़ा सा कैलकुलेशंस कर लेते हैं, रेशनलाइज कर लेते हैं डिनोमिनेटर को। सो दिस विल बी √3 प्लस 1 इंटू √3 प्लस 1। सो √3 होता है 1.732 प्लस 1, और यहाँ पर आपका आया 3 माइनस √3 का स्क्वायर, दैट विल बी 3 माइनस 1। ओके, सो 3 माइनस 1 यानी कि 2, तो 2 इससे कटेगा, है ना, ऐसे। और ये आया 2.732, ये कटा ऐसे। सो यू हैव 3 इंटू 2.732। ओके,
So let's do the multiplication. 2.732 into 3, 6, 9, 1 and this is this. So ये approximately आपका आंसर 8.2 आएगा. Okay. So 8.2 यूनिट्स दिए हुए हैं आपको. यस, मीटर्स. 8.2 मीटर्स ये है आपका अप्रोक्सीमेट आंसर. और आई थिंक ये आपका लास्ट क्वेश्चन है इस पेपर का, सॉरी इस सेक्शन का जी. So D is the last question for this section. Hope you are clear with everything. Let's go on to your next section now. So here we are with your section E. Last section इस पेपर का. इसमें आपके 3 केस स्टडीज आई हैं. सेक्शन E में 4-4 मार्क्स की, तो 12 मार्क्स के आपके केस स्टडीज आएंगे. डोंट टेक देम लाइटली, क्योंकि इसके क्वेश्चंस बहुत इजी होते हैं. आपको सिर्फ थोड़ा सा अपना जो भी आपने पढ़ा है उसको रियल लाइफ में इंप्लीमेंट करना है और कुछ भी नहीं है. सो अगर आप रियल लाइफ में उसको इंप्लीमेंट करते हो, एवरीथिंग इज सेट. ओके, चलो. सो फर्स्ट केस स्टडी आपका ये बोल रहा है, एक तो थोड़ी लंबी होती है तो पढ़ने में भी टाइम जाएगा इनको, तो हैव प्लेंटी ऑफ टाइम, मतलब मान के चलो आधा घंटा कम से कम आपने इन 3 केस स्टडीज के लिए रखना है. ये मिनिमम है. ओके, बिकॉज ये थोड़ा सोचने, इनमें क्वेश्चंस टिपिकल नहीं होते हैं, इनमें पढ़ना ज्यादा पड़ता है और सोचना भी थोड़ा पड़ता है. सो इट सेज अ रेक्टेंगुलर फ्लोर एरिया कैन बी कंप्लीटली फिल्ड अप विद आपकी 200 टाइल्स, 200 स्क्वायर टाइल्स. 200 टाइल्स के साथ आपके पास ये पूरा का पूरा एरिया फिल हो जाएगा. अगर इफ द साइड लेंथ ऑफ ईच टाइल इज इंक्रीज बाय 1 यूनिट, अगर हर एक की साइड लेंथ जो है टाइल की मैं 1 यूनिट से बढ़ा देती हूँ, तो 128 टाइल्स ही लगेंगी उसको करने के लिए फिल. सो क्वेश्चन को समझो. पहले तो वो पूरा का पूरा एरिया जो है वो 200 टाइल्स में फिल हो गया था. तो मान लो अगर सबसे पहले, एक मिनट, लेट साइड साइड लेंथ, बिकॉज वो स्क्वायर शेप की थी, सो साइड लेंथ टाइल की मान लो x है. x यूनिट्स नहीं दी हुई, ओके, x यूनिट्स है. सो उस केस में पूरे के पूरे फ्लोर को भरने के लिए 200 टाइल्स लगेंगे. ओके, नाउ इफ लेंथ ऑफ साइड इज इंक्रीज्ड बाय 1, यानी कि x + 1 हो जाती है, तो पूरे का पूरा फ्लोर जो है वो 128 टाइल से भर जाएगा. ओके, सो अब यहां पर एरिया ऑफ 1 टाइल कितना रहेगा, एक्स स्क्वायर, है ना. और यहां पर एरिया ऑफ 1 टाइल कितना रहेगा, x + 1 स्क्वायर. तो ये वॉल्यूम को एक्स स्क्वायर की एरिया की टाइल्स 200 लगेंगी. उसी वॉल्यूम को अगर एरिया x + 1 होल स्क्वायर है तो टाइल्स 128 लगेंगी. सो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन 200 इंटू एक्स स्क्वायर, यानी कि ये वाला एरिया, अब आपको पता दोनों एरिया तो सेम है ना, फ्लोर तो सेम है, एरिया तो सेम है. तो 200 इंटू एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 128 इंटू x + 1 होल स्क्वायर. ओके, सो अब करना क्या है क्वेश्चन में, एज्यूमिंग द ओरिजिनल लेंथ ऑफ द दिस टाइल बी x यूनिट्स, जो कि हमने ऑलरेडी ले लिया है. मेक द क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर द बफर. सो क्वाड्रेटिक इक्वेशन मतलब स्क्वायर्स में जानी चाहिए आपका, जिसकी डिग्री 2 आपका इक्वेशन आपने बनानी है. सो दिस विल बी इक्वल टू 200 x स्क्वायर 128 x स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x. दिस विल बी 200 x स्क्वायर 128 x स्क्वायर 128 256x. ये आएगा आपका 72x स्क्वायर माइनस 256x माइनस 128. सो अब किससे डिवाइड करेंगे, 8 पे चला जाएगा. यस, सो दिस विल बी 9x स्क्वायर और ये जाएगा 30, एक मिनट, 16, 32x और ये जाएगा 16. यस, सो ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया है. पहला आपका 1 मार्क का क्वेश्चन डन है. 1 मार्क के लिए हमने काफी कुछ कर दिया, बट जस्ट इंटेलेक्चुअल क्वेश्चन है ये. सो नाउ द वेरी इजी वन, सेकंड वन, राइट द कॉरेस्पॉन्डिंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन द स्टैंडर्ड फॉर्म. तो स्टैंडर्ड फॉर्म तो वेरी इजी. स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है आपकी, ax स्क्वायर प्लस bx माइनस सॉरी प्लस c. सो ये आपका स्टैंडर्ड फॉर्म है. कॉरेस्पॉन्डिंग इसको हमने, ये तो आपका क्वाड्रेटिक आ गया, ये आपका फर्स्ट पार्ट है और ये आपका सेकंड पार्ट है, क्योंकि अब इसको मैंने रिड्यूस करके स्टैंडर्ड फॉर्म में, जो कि ये हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म है, इससे मैच कर रहा है. दिस इज द आंसर टू योर दिस सेकंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन.
ओके, नाउ लेट्स मूव टुवर्ड्स द थर्ड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन। वो कहता है कि यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ द टाइल बाय फैक्टराइजेशन। तो यहाँ पर जो पीछे वाला था, यहाँ पर आपको निकालनी है ये एक्स की वैल्यू। दो मेथड्स आपने उसने आपको पूछे हैं। पहला वो कहता है कि आपको फैक्टराइजेशन यूज करना है, दूसरा आपको क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज करना है। सो यू हैव टू यूज द क्वाड्रेटिक फॉर्मूला एंड द फैक्टराइजेशन टू सॉल्व द सम। सो लेट्स राइट डाउन द इक्वेशन। आपके पास इक्वेशन आया था 9x² माइनस 32x माइनस 16 इज इक्वल टू 0। तो पहले तो फैक्टराइजेशन करते हैं, इसके दो फैक्टर्स क्या बनेंगे, क्योंकि ये दोनों माइनस के हैं। सो द फैक्टर्स विल बी माइनस 36 प्लस 4 और दिस इज इक्वल टू 0। यहाँ पे 9x कॉमन, सो दिस विल बी x माइनस 4, 4 कॉमन, x माइनस 4। तो x की दो वैल्यूज आ जाएंगी यहाँ पे, पहले एक मिनट फैक्टर ही बना लो। So this will be x minus 4 or 9x plus 4 is equal to 0. X is equal to 4 या minus 4 by 9, तो ये तो पॉसिबल नहीं है। X is equal to 4 आंसर आ गया मेरा। तो यानी कि लेंथ ऑफ द साइड मैंने फैक्टराइजेशन, दिस इज व्हाट आई हैव यूज्ड द फैक्टराइजेशन, सो उससे निकल गया। अब दूसरा ये आपका ए पार्ट था, और में है, या आप क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज कर लो, दोनों ही करके दिखा रहे हैं हम। सो बी पार्ट, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या रहता है, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से x निकालने के लिए क्या रहता है, माइनस बी प्लस माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। सो एक्स स्क्वायर आपका क्या रहेगा, यहाँ पर b आपका माइनस 32 है, तो माइनस ऑफ माइनस 32 प्लस माइनस रूट ऑफ माइनस 32 का स्क्वायर माइनस 4a है आपका 9, c है आपका माइनस 16, whole thing divided by 2 into 9। ओके, सो यहाँ पर आपका 32 प्लस माइनस रूट ऑफ 32 का स्क्वायर, 32 का स्क्वायर 4 और 6, और यहाँ पर 6 और 9, सो दिस इज 1024, राइट। सो 4 और इसको सॉल्व करके, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, दिस विल बी 576 और नीचे आपका 18 आएगा। सो 32 प्लस माइनस दिस इज रूट ऑफ 1600 अपॉन 18, 32 प्लस माइनस 40 अपॉन 18। अब नेगेटिव वैल्यू में नहीं लूंगी, आई विल नॉट टेक माइनस 40। व्हाई इज दैट, एनीवन? सी माइनस लेंगी तो 32 माइनस 40 कितना हो जाएगा, -8। लेंथ थोड़ी ना नेगेटिव में हो जाएगी, करेक्ट। सो आई विल बी टेकिंग ओनली द पॉजिटिव वैल्यू। सो दिस विल बी 72 डिवाइडेड बाय 18, जो कि आपको 4 देगा। सो दैट मीन्स आपने x की, चाहे आप इसको फैक्टराइजेशन यूज कर लो, चाहे आपने क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज कर लिया, दोनों ही वेज से आपका x का जो वैल्यू है वो 4 आ गया। डन। सो आपका पहला केस स्टडी तो डन हो गया। अभी दूसरा केस स्टडी, दिस इज वे ऑफ योर तंबूला तंबूला का गेम, यू मस्ट हैव सीन एवरीवन। सो उसी का ही क्वेश्चन है। बिंगो इज अ गेम ऑफ चांस। द होस्ट हैज 75 balls numbered from 1 to 75. Each player has a bingo card with some numbers written on it. The participant cancels the number on the card when called out a number written on the ball selected at random. Whosoever cancels all the numbers on his card says bingo and wins the game. Okay, so it says, now the question is, the table shown below shows the data of one such game जिसमें आपकी 48 balls were used and तारा said bingo. अब जब numbers announced किए गए 0 से 15 में, 8 numbers were announced which were between 0 and 15. Between 15 and 13, 9 numbers were announced. 30 to 45, 10. 45 to 60, 12. 60 to 75, 9. सो ये सारे नंबर्स जो हैं वो अनाउंस हुए थे। अभी पहला क्वेश्चन वेरी इजी, फ्री के नंबर, राइट द मीडियन क्लास। अच्छा एक चीज, थोड़ा सा काम तो करना ही पड़ेगा हमें। मीडियन क्लास के लिए क्या लिखना पड़ेगा, मीडियन क्लास के लिए कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी बनानी पड़ेगी, ग्रुप्ड आपका फ्रीक्वेंसी है। ओके, सो लेट्स मेक द कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी। कैसे बनती है, 8 8 प्लस 9 17 प्लस 9 प्लस 10 27 प्लस 12 39 प्लस 9 48। सो ये आपका हो गया 48, इसका टोटल आया 48 का हाफ कितना होता है 24। सो हम क्या देखते हैं, कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी इमीडिएटली बड़ी वाली, इमीडिएटली बड़ी वाली कौन सी है 27, यानी कि ये आपका मीडियन क्लास हो जाएगा।
ये वाला। ओके, सो ये आपका फर्स्ट आंसर आ गया। फर्स्ट आंसर आपका मीडियन क्लास पूछा ना उसने, सो मीडियन क्लास आपका है 30 to 45। प्रिटी इजी क्वेश्चन। दूसरा, व्हेन द फर्स्ट बॉल वाज पिक्ड अप, पहली बॉल जब उठाई गई, व्हाट वाज द प्रोबेबिलिटी ऑफ कॉलिंग आउट एन इवन नंबर। तो नंबर्स किससे कहाँ तक थे, 1 से लेके 75 तक। 1 से लेके 75 तक इवन नंबर्स क्या होंगे, देखो 75 तो इवन नंबर है नहीं, तो इसका मतलब क्या है, 2 से लेके 74 तक इवन नंबर्स चाहिए। कितने होंगे 74 से लेके 74 तक, स्टार्टिंग फ्रॉम 1, ये होंगे आपके 37 इवन नंबर्स होंगे आपके 1 से लेके 75 तक। नाउ द प्रोबेबिलिटी ऑफ कॉलिंग आउट एन इवन नंबर, सो दिस इज प्रोबेबिलिटी ऑफ कॉलिंग आउट एन इवन नंबर, नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस। तो फेवरेबल केसेस जिसमें इवन नंबर आए यानी कि 37, टोटल केसेस, टोटल तो 75 थे ना उसके, तो दिस इज द आंसर 37/75, ये आपका करेक्ट आंसर है। ओके, एक मिनट। ओके, सो दिस इज योर राइट आंसर। होप यू गॉट दैट। अभी ये तो थे काफी इजी वाले क्वेश्चंस, अभी भी इजी वाले क्वेश्चंस ही आ रहे हैं, अब बस थोड़ा सा फॉर्मूला इसमें लग जाएगा। नाउ द फर्स्ट वन इट इज आस्किंग यू, यू हैव टू राइट डाउन मीडियन। अभी पहले तो हमने मीडियन क्लास लिखी थी, इस क्वेश्चन में यू हैव टू फाइंड आउट मीडियन ऑफ द डेटा। ओके, सो यहाँ पे ये रेस कर दूं, चलो। अरे यार, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी भी रेस हो गई, आई नीडेड दैट। So that was यहाँ पर 8, 17, 27, 39 और 48। Now what do you have to find out was median. So median का फॉर्मूला आपका रहता है L plus n/2 minus CF. This is whole divided by the frequency multiplied the height. अब यहाँ पर ये थी मेरी मीडियन क्लास, आपने यहाँ पे देख लिया था, दिस वाज माय मीडियन क्लास। सो आपका L जो होता है वो लोअर लिमिट होता है, दैट बिकम्स इक्वल टू 30। एन आपकी नंबर ऑफ टर्म्स, दैट इज 48/2। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी आप किसकी लोगे, इमीडिएटली प्रीसीडिंग क्लास की लेते हैं, 17 डिवाइडेड बाय एफ, इसकी फ्रीक्वेंसी है 10, और हाइट, हाइट इज इन दोनों का जैसे 45 और 30 था ना, तो 45 minus 35, यहाँ पे एक बार बताओ भी देखते हैं, 30 है ना, 45 minus 30, so this is 30 plus 24 minus 17 upon 10 multiply 15, 3 2 और 30 प्लस ये होगा 7 into 3/2, 30 plus 21/2, 30 plus 10.5, or this is 40.5. So you got the answer as 40.5 over here. Okay, got it? चलो, अभी सेकंड वन, what you have to find out is now आपको क्या निकालना है, mod of the data। एक मिनट। All right. So now you have to find out the mod of the data. Let's write down the formula for it. So B part, mod of the data. mod। अच्छा, mod उसका फॉर्मूला होता है f l plus f1 minus f0 to f1 minus f0 minus f2 into h। ओके, अब यहाँ पर f1 f0 ये सारे देखने वाले होते हैं, क्या क्या होते हैं यहाँ पर, जो आपकी मॉड, सबसे पहले मॉड क्या होता है, जो मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स आ रहा है, मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स तो 12 आ रहा है, तो इसका मतलब आपका ये मॉड क्लास हो गया। ओके, ये आपकी मॉडल क्लास है 45 to 60, इसमें लोअर लिमिट आपकी क्या है 45, सो दिस इज इक्वल टू 45, और f1 ये है आपका f1 f0, और ये है f2, ये वाला, सॉरी सॉरी, नॉट द कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, ये ठीक है। वैल्यूज डाल देते हैं अब यहाँ पे, एल आपका 41 आ गया, f1 आपका हो गया 12 माइनस f0 है आपका 10 अपॉन 2 f1 विच इज 24
minus f0 which is 10 minus f2 which is 9 और h तो आपको मालूम ही है 45 और 30 मतलब क्लास इंटरवल इसका 15 का चल रहा है सो दिस इज 1 तो ये है 45 प्लस 2 अपॉन ये आएगा 19 और 5 और ये 15 ये कट्टा 45 प्लस 6 51 इज द आंसर हो गया क्लियर चलो हमारा ये भी आंसर आ गया 51 स्टेटमेंट पढ़ने में थोड़ा सा टाइम लगता है अदरवाइज क्वेश्चंस ये बहुत इजी होते हैं बहुत इजी चलो लेट्स मूव टुवर्ड्स आई थिंक दिस इज द लास्ट सम आपके इस पेपर का लास्ट क्वेश्चन है इस पेपर का जल्दी से इसको पढ़ लेते हैं so now it says the backyard in the shape of the triangle ABC was right angled at B AB 7 है BC 15 है AB 7 है BC 15 है okay circular pit was dug inside it such that it touches the wall AC BC and AB at PQR respectively such that AP is equal to X meters. Okay. So now based on this information, first of all, you have to find the length of AR in terms of X. आपको AP जो है वो X बोला गया है तो AR कितना होगा X होगा आपको भी मालूम है रीजन क्यों है सो यहाँ पर ये एक सर्कल है तो A आपका एक एक्सटर्नल पॉइंट हो गया यू नो टेंजेंस फ्रॉम same external point on the same सर्कल आर इक्वल एक टेंजेंट्स जो होते हैं सेम एक्सटर्नल पॉइंट से आपके सेम सर्कल पर इक्वल होते हैं सो दैट मींस योर ए आर इज इक्वल टू ए पी इज इक्वल टू एक्स तो आपका ये पहला आंसर जो है वो आ गया लेंथ ऑफ ए आर इज इक्वल टू एक्स ओके पहला आ गया second one write the type of quadrilateral BQOR so this is BQOR देखने में ही पता लग रहा है राइट क्योंकि ये रेडियस है एडजेसेंट साइड्स इक्वल हो गई ये एक क्वाड्रिलेटरल है एडजेसेंट साइड्स इक्वल हो गई और ये साइड्स पैरेलल भी हैं दिस इज पैरेलल दैट मींस ये क्या है एक स्क्वायर है नेक्स्ट you have to find the length of PC in terms of x and hence find the value of x so आपका थर्ड पार्ट ये कहता है you have to find the length of PC in terms of x and hence find the value of x okay so first thing यहाँ पर हमने x था यहाँ पर मेरा x था right so what does your RB becomes 7 minus x right so अगर RB मेरा 7 minus x है तो BQ भी मेरा 7 minus x है why tangent from same external point ठीक है नाउ देखो BC कितना है 15 BQ कितना है 7 माइनस एक्स तो QC कितना हो जाएगा 15 माइनस 7 माइनस एक्स ये आ जाएगा 8 प्लस एक्स यानी कि ये वाला 8 प्लस एक्स है अगर ये 8 प्लस एक्स है तो ये भी 8 प्लस एक्स है तो आपका PC कितना हो गया 8 प्लस एक्स पहली चीज तो होगी हमारी यू हैव टू फाइंड आउट PC इन टर्म्स ऑफ एक्स तो PC आपका आ गया है 8 प्लस एक्स एंड हेंस फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स अब x की वैल्यू निकालते हैं देखो x की वैल्यू के लिए क्या है मेरे पास AC है AC इज इक्वल टू 8 प्लस एक्स बट AC नहीं है AC निकाल लो पाइथागोरस थ्योरम लगा के निकाल लें AC ओके सो AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर AB कितना था 7 का स्क्वायर और ये कितना है 15 का स्क्वायर ये आपका AC स्क्वायर है AC हो जाएगा रूट ऑफ 49 प्लस 225 यानी कि ये होगा रूट ऑफ 274 ठीक है सो अब यहाँ पे वापस आते हैं ये था आपका रूट ऑफ 274 दिस इज इक्वल टू 8 प्लस 2x स्क्वायरिंग बोथ साइड्स यू हैव 274 8 प्लस 2x होल स्क्वायर सो यू हैव इसको खोल लेते हैं 4x स्क्वायर प्लस 64 प्लस 32x इज इक्वल टू 274 4x स्क्वायर प्लस
32x minus 210 is equal to 0. Dividing both sides by 2, 2x square. 16x minus 105 is equal to 0. फैक्टर्स तो मुझको कोई भी नहीं नजर आ रहे हैं क्योंकि क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा ले, इजी हो जाएगा. सो x विल बी इक्वल टू क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, आई होप ना आप लोग को मालूम होगा. यहाँ पे x will be given by minus b plus minus b square minus 4ac upon 2a. So यहाँ पर x जो रहेगा वो रहेगा minus b plus minus b square minus 4ac upon 2a. So ये होगा, इसको आप अंदर वाले को सॉल्व करोगे ना, यू विल गेट 1096 अपॉन 4. अब 1096 एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, पर ये मेरे को पता कि इमीडिएटली ना ये 33 के बाद आता है. 33 का ना कुछ होता है, एक मिनट, 99 99 और ये 9 और ये 8, 1089. तो काफी हद तक ना अप्रोक्सीमेटली, एग्जैक्ट आंसर नहीं है मेरा, ये अप्रोक्सीमेशन है, ये 3.1 के आसपास होगा. ओके, सो दिस इज इक्वल टू -16. माइनस नहीं लूंगी मैं वैल्यू, क्यों? क्योंकि फिर ये पूरा नेगेटिव में जाएगा, लेंथ नेगेटिव नहीं हो सकती है. सो आई विल बी टेकिंग ओनली द पॉजिटिव वैल्यू. ओके, सो दिस इज, अगले पेज पे कर लेते हैं, एक मिनट. सो हियर वी वर, क्या कर रहे थे हम, x हमारा आया था, एक मिनट, -16 प्लस माइनस, अच्छा, -16 प्लस माइनस 1096 होल डिवाइडेड बाय 4 था ना. तो अच्छा, आई वाज सेइंग कि मैं नेगेटिव वैल्यू नहीं लूंगी क्योंकि उससे मेरा पूरा का पूरा न्यूमरेटर नेगेटिव हो जाएगा, जो कि पॉसिबल नहीं है. तो पॉजिटिव वैल्यू लूंगी. अप्रोक्सीमेशन है 33.1 का. 33 क्योंकि 1089 था, 1096 काफी हद तक 3.1 ही होगा. डिवाइडेड बाय 4, सो ये आपका रहेगा 17.1 डिवाइडेड बाय 4. और ये रहेगा आपका 6, नो 4 पॉइंट, एक मिनट, 171 4, और ये 4 पे गया, 16 1, और ये 3 पे गया. अरे नहीं, एक मिनट, अच्छा यहाँ पे डेसिमल. सो ये 8 और सॉरी दिस इज 2. ओके, एक मिनट, या यहाँ पे 11 आ गया. अब यहाँ पे डेसिमल था तो डेसिमल 2, और ये 8 3, ये 7 पे जाएगा, और ये 5. सो दिस विल बी 4.275 अप्रोक्सीमेटली, काफी हद तक. ओके, सो पहला पार्ट आपका हो गया, हमने इसको निकाल दिया, और उसके बाद हमने x की वैल्यू भी आपकी निकाल दी है, जो कि मेरी आई थी 4.275. ओके, काफी अराउंड अबाउट. नाउ वैसे खत्म है, आई थिंक दिस इज द इजी वन, क्योंकि अगले पार्ट में उसने बोला है फाइंड x एंड हेंस फाइंड द वैल्यू ऑफ r. देखो यहाँ पर तो मेरा x तक खत्म हो गया. अब वो यहाँ पर मेरे को बोल रहा है कि अगर x निकाल, पहले तो x निकालो, उसके बाद r की वैल्यू निकालो. तो आई थिंक बेटर समझदारी यही है कि यहीं पर इसको खत्म करो, बी पार्ट मत करो. बट स्टिल आई विल टेल यू व्हाट अबाउट द बी पार्ट. सो यहाँ पे ये देखो, ये आपका r था, तो ये भी आपका r है, राइट? क्योंकि BQR सॉरी, ये आपका एक स्क्वायर बन रहा था. तो अगर ये r है तो ये भी r है, तो ये भी r है, तो ये भी r है. तो r भी कितना था आपका, 7 माइनस एक्स. तो 7 माइनस एक्स कितना हो गया, r हो गया. ओके, नाउ फ्रॉम, ये आपका बी पार्ट था जो चॉइस में था, फ्रॉम RB is equal to 7 minus x. So 7 minus 4.275, ये हो जाएगा 527.2. ये आपका R आ जाएगा. That's it. सेंटीमीटर या यूनिट्स जो भी आपको दिए हुए थे, क्या दिया हुआ था यहाँ पे, कुछ मीटर्स दिए हुए. सो ये है आपका x और ये है आपका r. विद दैट हमने सारे के सारे क्वेश्चंस एक बार चेक कर लें. सारे क्वेश्चंस खत्म, सारे क्वेश्चंस, यस,
सारे क्वेश्चंस खत्म हो गए हैं आपके इस पेपर के एंड आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा एंड यू आर क्लियर विद योर डाउट्स. सो इफ यू आर क्लियर विद योर डाउट्स प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल एंड डू वॉच अदर वीडियोस एज वेल. एंड अगर आपके कोई भी सजेशंस हैं या आपके कोई भी क्वेश्चंस हैं देन प्लीज आस्क देम इन द कमेंट सेक्शन. आई श्योरली रिप्लाई यू. सो वेरी बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम्स.